हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं नवीन सिंह जादव एक बार आपका फिर अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमको पता है हमारे थर्मो के 4 लेक्चर हो गए हैं और आज हमारा 5वां लेक्चर है। ठीक है, 4 लेक्चर अच्छे से पढ़े होंगे तो मज़ा आने वाला है, और नहीं भी पढ़े होंगे तब भी मज़ा आएगा, लेकिन पढ़िएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर में, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टॉपिक है एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी एक्चुअल में हीट ही होती है। एंथैल्पी को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण ऊष्मा, या इसको आंतरिक ऊष्मा के रूप में भी बोल सकते हैं। ये कुछ भी नहीं होता, ये कहता है कि जो सिस्टम होता है, तंत्र या निकाय, वो स्थिर दाब पर जितनी ऊष्मा अवशोषित करता है वही क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। किसी तंत्र या निकाय द्वारा जब वो अवस्था परिवर्तन कर रहा है उस दौरान कांस्टेंट प्रेशर पे जितनी हीट वो एब्जॉर्व करता है वही क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। इसको हम प्रूफ करने वाले हैं, देखो कैसे। चलिए, हमको पता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर माइनस पी डेल वी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, तो पढ़ चुके हैं किया गया कैसे आता है, हमने ये भी देखा। डेल वी का मतलब यहाँ प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम चेंजेबल है, तो डेल वी बराबर क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1, अंतिम अवस्था का वॉल्यूम और प्रारंभिक अवस्था का वॉल्यूम। ठीक, मुझे पता है कि ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है, U प्लस W। लेकिन क्या बोलते हैं कि जितना सिस्टम ऊष्मा अवशोषित करता है वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस किए गए कार्य के क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए W कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर तंत्र कार्य करता है तो नेगेटिव, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमको पता है कि स्थिर दाब पर W बराबर क्या होता है, माइनस पी डेल वी। तो यहाँ W माइनस में हो जाएगा ना, क्योंकि फर्स्ट नियम में ही, फर्स्ट लॉ में ही है, तो U माइनस W किया गया कार्य नेगेटिव। W बराबर क्या होता है, माइनस पी डेल वी। जब माइनस W है और W बराबर माइनस पी डेल वी आप यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे माइनस पहले से था, और W किया गया तंत्रता किया गया कार्य भी क्या होता है, माइनस पी डेल वी, प्लस हो जाएगा। U डेल U का मतलब आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अवस्था फलन होता है, तो अंतिम अवस्था की आंतरिक ऊर्जा, प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा मान लें। P तो कांस्टेंट है, इसीलिए Q के नीचे मैंने साथ क्या लगा दिया, P के स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा डेल U प्लस पी डेल वी की क्या है, बराबर है। dV भी क्या है, वॉल्यूम भी क्या है, चेंजेबल, इसलिए V2 माइनस V1 अवस्था फलन है, तो अंतिम अवस्था का वॉल्यूम और प्रारंभिक अवस्था का वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं अवस्था फलनों को। ठीक है, QP बराबर में क्या लिख सकता हूँ, U2 माइनस U1, डेल U की जगह P कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, डेल V बराबर क्या लिख सकता हूँ, V2 माइनस V1। ये कैसे आया, इससे ही आया। कैसे आया, P को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो PV2, और P को माइनस V1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस PV1 आएगा कि नहीं आएगा। PV2 को मैं यहाँ ले आया U2 के इधर, तो ये तो प्लस में ही है, PV2 तो पॉजिटिव राशि तो है, कोई इसके साथ ही पॉजिटिव लग रहा है, P के साथ तो V2 भी पॉजिटिव है, तो U प्लस PV2 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, P तो प्लस में लेकिन V1 माइनस में, तो PV1 माइनस में, और U भी क्या, U1 भी क्या माइनस में, तो माइनस का चिन्ह बाहर लगा के U1 प्लस PV1 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि जब इसको खोलोगे तो माइनस U1 और क्या माइनस PV1, तो माइनस U1 और P को जब माइनस V1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस PV1, तो यही तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, मैं क्या देख रहा हूँ इस इक्वेशन में, इस वाली में हम जानते हैं कि U और P और V अवस्था फलन होते हैं कि नहीं होते, स्टेट फंक्शन होते हैं। पहले परसेंट स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। तो ये तीनों ही अवस्था फलन है, P तो यहाँ कांस्टेंट है लेकिन है तो अवस्था फलन ही, तो इसीलिए U प्लस PV की जो पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है, जो राशि है, वो भी क्या होगी, अवस्था फलन ही होगी, और यही क्या कहलाता है, एंथैल्पी कहलाती है। तभी हम कहते हैं कि एंथैल्पी भी कैसा परिवर्तन है, अवस्था फलन है, या एंथैल्पी अवस्था फलन है, इसीलिए इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, U प्लस PV के बराबर हो जाएगी। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, U प्लस PV बराबर क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि UPV अवस्था फलन है, इसीलिए U प्लस PV का जो एक पूरी जो क्वांटिटी है वो क्या कहलाएगी, अवस्था फलन। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी कहा जाता है। इसलिए मैं क्या लिख दिया, H बराबर U प्लस PV लिख दिया। अगर एंथैल्पी में परिवर्तन डेल H हो और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल V, जिस तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जा रहा है, तो ये भी अवस्था फलन डेल U प्लस P कांस्टेंट है तो वो तो चेंजेबल होगा नहीं, और डेल V लिख सकता हूँ। ठीक है, इसलिए क्या गया, डेल H बराबर डेल U प्लस P डेल V। मुझे पता है PV बराबर एनआरटी होता है, आदर्श गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण फर्स्ट ईयर में लोगों ने पढ़ा था, लिख सकते हैं एनआरटी। एन यहाँ होता है गैस के मोलों की संख्या, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल H बराबर डेल U प्लस NgRT। यहाँ मैंने G इसलिए लगाया है कि जो यहाँ N होता है ना, मोल, ये गैस के मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। इसको कैसे निकालते हैं, यही चेंजेबल है, R तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए डेल केवल किसके साथ लगाया, मोल के साथ। फोर गैसेस रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं, डेल Ng बराबर प्रोडक्ट के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट के मोलों की संख्या। अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे आगे। तो ये मैं क्या, H के कितने फॉर्मूले मिल गए, ये H बराबर U प्लस PV, अगर चेंजेबल है तो डेल H प्लस डेल U P डेल V, और P डेल V की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल NgRT भी लिख सकते हैं। देखिए और क्या हो सकता है, ये देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस चीज को U2 प्लस PV2 मैं मान लूं, क्योंकि मुझे पता है U प्लस PV क्या होता है, H होता है, तो मान लूं कि अंतिम अवस्था की एंथैल्पी परिवर्तन क्या मान लूं, इसको मैं H2 मान सकता हूं, क्योंकि U प्लस PV बराबर एंथैल्पी को शो करता है, U प्लस PV करता है कि नहीं करता, मैं लिख रखा है। और U1 प्लस PV1 इसको मैं मान लूं प्रारंभिक अवस्था की एंथैल्पी,
क्योंकि प्रारंभिक अवस्था के इसलिए 1 लग रहा है और ये 2 अंतिम अवस्था की। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, QP बराबर H2 माइनस H1 लिख सकता हूँ इसको H2, क्योंकि U और PV H होता है तो अंतिम अवस्था में ये परिवर्तन U प्लस PV, तो ये अंतिम अवस्था इसलिए H2 U PV, लेकिन U1 और PV1 तो क्या H1, तो H2 माइनस H1 में क्या लिख सकता हूँ मैं, QP, और H2 माइनस H1 बराबर मतलब डेल H, ये लिख सकता हूँ। तो इससे मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अर्थात निकाय द्वारा स्थिर दाब पर, ये स्थिर दाब पर ऊष्मा ही तो, निकाय द्वारा स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा किसको रिप्रेजेंट करती है, एंथैल्पी परिवर्तन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए तो मैं बोला था सबसे पहले कि क्या डेफिनेशन होगी कि स्थिर दाब पर किसी तंत्र द्वारा जितनी ऊष्मा अवशोषित की जाती है वो किसको शो करती है, एंथैल्पी परिवर्तन को। ये ऐसे कैसे आया, ये कैसे होता है, आप लोग लिख सकते हैं। इसकी एक तो ये फॉर्मूला बन गया, एक इसका ये फॉर्मूला बन गया और एक ये फॉर्मूला बन गया। डेल यू बराबर NGRT, डेल NG क्या होता है यहाँ, गैस के मोलों की संख्या, ठीक है, गैस के लिए निकालते हैं। PV बराबर NRT से आ गया, फॉर डेल NG फॉर गैसेस रिएक्शन, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्शन के मोल, मतलब जो गैस के जो मॉलिक्यूल, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है N2+3 H2+2 NH3, तो गैस के जितने मोल है प्रोडक्ट में और गैस के जितने मोल है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में से किसको हटा दो, रिएक्टेंट को हटा दो, तो क्या आ जाएगा डेल NG का मतलब गैसेस के मोलों की संख्या, ये मोल ही होता है। तो आप इससे ये 3 फॉर्मूले इससे हम याद रख सकते हैं कि एंथैल्पी परिवर्तन बराबर क्या होता है, डेल यू प्लस P डेल V। ये कैसे आया आप लोग इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये लाइन भी आप याद रखें, अर्थात निकाय द्वारा स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा किसको रिप्रेजेंट करती है, एंथैल्पी परिवर्तन को। ये कैसे आया आप यहाँ से दिमाग लगा के इसको लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, लिख लो इसको। नोट्स तो सारे बनाने ही है। तो हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट उसके बारे में, एंथैल्पी के बारे में, उस पॉइंट उनके बारे में बात कर लेते हैं। जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, एक्सोथर्मिक का मतलब जिन रिएक्शनों में ड्यूरिंग द प्रोसेस जो रिएक्शन हो रही है, जिनमें एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक, उनके लिए डेल H की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है। इट मींस एंथैल्पी उनकी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। नेगेटिव का मतलब ये कमी को शो कर रहा है। जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब वो ड्यूरिंग द रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी क्या करती हैं, हीट क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, उनके लिए डेल H की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन उनके लिए डेल H की वैल्यू नेगेटिव, और जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं ऊष्मा शोषी, उनके लिए डेल H की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव। उसका मतलब उनकी हीट क्या हो गई, बढ़ गई, उन्होंने हीट ले ली कांस्टेंट प्रेशर पे, उसी को हम वो बोलते हैं एंथैल्पी बोलते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम जो हीट लेता है या देता है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, ये कह रहा है बाष्पीकरण की ऊष्मा एंथैल्पी क्या होती है। बाष्पीकरण की एंथैल्पी ये होती है कि जब किसी द्रव को वाष्प में बदला जाता है, जब कोई लिक्विड है तो जो उसको वाष्प में बदल रहे हैं तो कोई ना कोई वो हीट लेगा, कोई लेगा कि नहीं लेगा, तो उस दौरान जो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, बाष्पीकरण की एंथैल्पी कहलाता है। किसी द्रव का वाष्प में बदलने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं, डेल HB। बी का मतलब यहाँ होता है वेपराइजेशन, बाष्पीकरण। जैसे मैं बोलूँ कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 मोल H2O को जब लिक्विड से द्रव में, लिक्विड से उसमें बदला जा रहा है गैस में, तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या आएगा, तो आप याद रखें ये प्रैक्टिकल डाटा है, ये आता है लगभग 43.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एंथैल्पी परिवर्तन ये आता है जब किसी लिक्विड को, जल को, उसकी लिक्विड फॉर्म को किसमें चेंज किया जाता है, गैसेस फॉर्म में। कहीं आपको कोई रिएक्शन ऐसी दे दे, आपको कोई न्यूमेरिकल दे दे और आपसे उल्टा दे दे ये कि गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो बाष्पीकरण की उसमें ये क्या आएगी, बाष्पीकरण की जो एंथैल्पी वो क्या आएगी। आपको कुछ नहीं करना है, केवल चिन्हों को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। वैल्यू वही रहेगी 43.6। अगर गैस से लिक्विड जैसे ये रिएक्शन ऐसे होती तो आपको चिन्ह केवल क्या कर देने, उल्टे कर देने, ठीक है। एक होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है गलन। गलता कौन है, जो पहले से गला गला है कि सॉलिड है, सॉलिड है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, सॉलिड की, कि जब किसी ठोस को द्रव में बदलने पर एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, डेल्टा H फ्यूजन कहलाता है। गलन की क्या, एंथैल्पी कहलाता है, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है ये होती है लगभग 6.02 के आसपास होती है, ठीक है। ये आप दिमाग में रखें, किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये होती है। फ्यूजन का मतलब जो सॉलिड किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है। सॉलिड किस में बदल रहा है, लिक्विड में बदल रहा है। अगर ये रिएक्शन उल्टी हो जाए, कहीं लिक्विड को सॉलिड में बदल दिया जाए, तो इसके चिन्ह को केवल क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं, यही वैल्यू आप याद रख सकते हैं चाहे तो, अगर आपको याद रह जाए तो, ठीक है। ये क्या होता है, इसके नाम से आप डेफिनेशन बना सकते हैं, इसके नाम से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। कभी कभी आधे आधे नंबर में, एक नंबर में आपसे पूछ लेता है, जो 10 क्वेश्चन आते हैं ना आपके आधे आधे नंबर के, वहां पे पूछ लेता है। आपकी बुक्सों में ग्राफ दिया होता है ऐसे, ये ग्राफ क्या शो करता है, ये ग्राफ एंथैल्पी और टेम्परेचर के बीच में बना रहता है। ये मतलब क्या है इस ग्राफ का, हम लोग ये देख लेते हैं। जैसे मैं ये बोलूं, मैंने यहां तो ले लिया टेम्परेचर केल्विन में ले लिया, ठीक है, और मुझे पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है, 273। इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 273 जोड़ देते हैं। अगर कोई मुझे सेंटीग्रेड में दे रखा है तो उसमें केल्विन में चेंज करना है। ये देखो, इस इधर तो क्या दे रखे हैं, टेम्परेचर, इधर क्या दे रखी है, हीट दे रखी है। मुझे पता है कि ये सॉलिड है,
सॉलिड के पास थोड़ी सी खुद के पास थोड़ी बहुत एनर्जी होगी। ये जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो लिक्विड का मतलब क्या होता है, लिक्विड में कब चेंज होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, 273, क्योंकि मैंने केल्विन में तो लिया है 250, ये 200 है यहाँ पे, ये 250 और ये 300 केल्विन, तो 273। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 केल्विन भी लिख सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 एक ही बात होती है। तो ये जो 273 है ये यहाँ पर एक सॉलिड किसमें बदलने लग गया, लिक्विड में। ये इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, 0 पे बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमती है। तो जब ये 0 से थोड़ा सा टेम्परेचर आगे बढ़ाया जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज होने लग जाएगा कि नहीं होने लग जाएगा, होने लग जाएगा। इस दौरान एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, डेल्टा एच एफ, और यही क्या कहलाता है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु यही कहलाता है। जब लिक्विड गैस में चेंज हो रहा होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो गैस में जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। 273 का मतलब ये 0 डिग्री है, इसको 273 केल्विन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 डिग्री। इतना ही होता है ठोस का, द्रव का, मतलब पानी का अगर हम बोले गलनांक बिंदु 0 डिग्री होता है 273 केल्विन में, 273 केल्विन। जब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो लिक्विड किस फॉर्म में जाने की कोशिश कर रहा है, गैसियस फॉर्म में, क्योंकि जब टेम्परेचर देंगे तभी तो वेपर में बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मुझे पता है कि कितना होता है इसका पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को जब उसकी फॉर्म में लिखेंगे केल्विन में तो कितना आ जाएगा, 373, 273 में जोड़ देंगे 100 को, 100 डिग्री को, तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 400 केल्विन है, यहाँ पे 300, ये क्या है 373 को शो कर रहा है ये, और ये क्या कहलाता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, जहां से वो वेपर में चेंज होता है। तो जब यहाँ से ये जो लिक्विड है ये कहाँ जा रहा है, गैस में जा रहा है, उस दौरान जो एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है वही क्या कहलाता है, डेल्टा एच बी, हीट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। आप ये देख रहे होंगे सर आपने ग्राफ यहाँ से तो नीचा बनाया, फिर ऊंचा करके फिर ऊंचा और ऊंचा बना दिया, तो इसका मतलब एंथैल्पी बढ़ती जा रही है। हमने देखा भी कि सॉलिडों के लिए जब सॉलिड लिक्विड में बदल रहा था तो एंथैल्पी कम आई, और जब लिक्विड गैस में बदल रहा था तो एंथैल्पी कैसी आई, ज्यादा आई। हम लोगों ने भी एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, डेल्टा एच बराबर डेल यू प्लस एनजीआरटी पढ़ा था ना, भी एंथैल्पी बराबर, ये तो पढ़ा था, पीवी की वजह एनजीआरटी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो एन है, जो डेल्टा एन है, ये इस एन के डेल्टा एन जी के समानुपाती है क्या, अरे है। और मुझे पता है कि एन क्या है यहाँ पे, डेल्टा एन क्या, गैस के मोलों की संख्या, उत्पाद में गैस के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या, यही तो है। तो अगर उत्पाद में गैस के मोलों की संख्या बढ़ेगी तो डेल्टा एन का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर डेल्टा एन का मान बढ़ेगा तो ये जो ये है एंथैल्पी चेंज, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही तो हो रहा है कि जब सॉलिड लिक्विड में जा रहा था तो गैसेस की ओर जा रहा है क्या, जा रहा है कि नहीं जा रहा, और जब गैसेस जा रहा है और लिक्विड की ओर जा रहा है तो लिक्विड जब गैसेस की ओर जाएगा तो गैस के मोलों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर गैस के मोलों की संख्या बढ़ेगी तो डेल एन कैसे निकालते हैं, गैस के उत्पाद मतलब प्रोडक्ट की, अगर ये जो लिक्विड जब गैस में जाएगा तो प्रोडक्ट की साइड कौन आएंगे, गैस। यहाँ से जब लिक्विड गैस में जा रहा होगा तो क्या करेंगे, गैस तो प्रोडक्ट की साइड, क्योंकि लिक्विड जा रहा है गैस में, और लिक्विड रिएक्टेंट की साइड, तो प्रोडक्ट की साइड गैस है। तो ये जो हमारा डेल्टा निकालने का तरीका होता है वो किसके लिए निकालते हैं हम, केवल हमने अभी पहली बात की गैसों के लिए। तो गैस प्रोडक्ट की साइड होगा, उत्पाद की साइड, तो उत्पाद की मोलों की संख्या कैसी आएगी, ज्यादा। गैसों के लिए आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि गैस प्रोडक्ट में होगा और लिक्विड होगा रिएक्टेंट में, जब लिक्विड गैस में जा रहा है तो प्रोडक्ट की साइड गैस होगा और गैस के लिए निकालते हैं। तो एन का मान कैसा आएगा, जब प्रोडक्ट की साइड गैस है तो ज्यादा, एन का मान ज्यादा आएगा। तो जो ये एंथैल्पी परिवर्तन होता है ये डेल्टा एन, ये एन इसके क्या होता है, समानुपाती। तो जब गैस के मोलों की संख्या बढ़ेगी तो इसका जो डेल्टा एच का मान है एंथैल्पी परिवर्तन वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या हो रहा है, एंथैल्पी का मान जैसे जैसे गैस के मोलों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो रहा है, एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सॉलिड से लिक्विड में गए तो थोड़ा सा बढ़ा, तो सॉलिड लिक्विड से इसमें गए तो तभी गैसों के लिए जब वेपराइजेशन के लिए तो डेल्टा एच का मान कैसा आता है, ज्यादा, और फ्यूजन के लिए डेल्टा एच का मान कैसे आता है, कम आता है। ठीक है, जब हम उल्टा करेंगे तो उल्टा भी देख लो। ठीक है, फ्यूजन के लिए इसीलिए कम आ रहा है क्योंकि सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है और यहाँ लिक्विड गैस में बदल रहा है, तो प्रोडक्ट की साइड गैस आ रहा है। तो डेल्टा एन कैसे निकालते हैं हम लोग, गैस माइनस लिक्विड करके, प्रोडक्ट की साइड गैस है, और डेल्टा एन जो होता है वो किसके लिए निकाला जाता है, गैसों के लिए। गैस किस साइड आ रही है, प्रोडक्ट की साइड, तो प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, क्योंकि रिएक्टेंट तो नेगेटिव में, तो जहां डेल्टा एन ज्यादा होगा वहां एच भी क्या होगा, ज्यादा, और जहां एच होगा मतलब एच का मतलब यहाँ पर कौन है, एंथैल्पी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया तो ये पीएमटी का क्वेश्चन है एक्चुअल में, देखिएगा कैसे होता है। 298 केल्विन रिएक्शन दे रखी है 298 केल्विन टेम्परेचर पे कि N2 + 3H2 = 2NH3 के लिए एंथैल्पी परिवर्तन दे रखा है इतना, डेल्टा एच बराबर -92.38 किलो जूल है। तो 298 केल्विन पर U की गणना करें, निकाल सकते हैं क्या, अरे निकाल सकते हैं, लगाओ दिमाग, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अरे लगाओ भाई। देखो हमने भी पढ़ा था क्या फॉर्मूला कि डेल्टा एच बराबर क्या होता है,
डेल यू प्लस क्या, डेल एनजीआरटी, होता है कि नहीं होता। आर गैस कांस्टेंट होता है, मैं यहां लिख देता हूं आपको, वैसे क्वेश्चन में देगा ये वैल्यू। आर जो होता है, आर गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, पर केल्विन पर मोल होती है, आपको देगा गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर दे रखा है कितना, 298 केल्विन दे रखा है। और ये डेल्टा एन का मतलब क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एन जी का मतलब गैस के उत्पाद में जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, अमोनिया भी क्या होती है गैसियस फॉर्म में, आपको दे भी नहीं तभी आप गैस लगा सकते हैं। हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में, और नाइट्रोजन भी किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में। डेल्टा एन जी निकालने का तरीका क्या, उत्पाद में गैस के मोलों की संख्या माइनस क्रियाकारक में या रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या। उत्पाद में गैस के मोलों की संख्या कितनी है, 2, और रिएक्टेंट में कितनी है, 4, 3 तो हाइड्रोजन के और एक N2 का, कुछ नहीं है N2 मतलब तो एक तो है, तो डेल्टा एन जी बराबर क्या आ जाएगा, -2। मुझे क्या दे रखा है, एस दे रखा है, डेल्टा एन जी मुझे पता है, आर मुझे पता है, ये आपको देगा क्वेश्चन में, मैंने यहाँ लिख दिया है, और मुझे केल्विन में क्यों टेम्परेचर दे रखा है। क्या कर दो, यू को निकालना है तो इनको इसके क्या पहुंचा दो, नीचे पहुंचा दो, ये तो हो जाएगा, या इनको इधर पहुंचा देंगे, नेगेटिव में हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव में, तो यू बराबर क्या आ जाएगा, एच मुझे कितना दे रखा था, -92.38, किस में दे रखा है, किलो जूल में, और आर की वैल्यू किसमें दे रखी है, जूल में, तो जूल को जब किलो जूल में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे कि दे देंगे, चाहे तो इसको किलो जूल में ही आपसे आंसर पूछा जाएगा, तो ये जूल में दे रखी है वैल्यू, और ये किलो जूल में दे रखी है, तो इसको भी किलो जूल में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे ना, क्योंकि जब किलो जूल को जूल में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई, और जब जूल को किलो जूल में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो एस तो इतना है, ये इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस डेल्टा एनजीआरटी, तो माइनस इधर आएगा तो माइनस एनजीआरटी हो जाएगा, और डेल्टा एनजी का मान कितना है, -2, पहले से माइनस और -2, आर का मान कितना है 8.31, और इसको किलो जूल में लेंगे क्योंकि यहाँ जूल में होती है वैल्यू, तो कितने से भाग दे देंगे, 1000 से, और टेम्परेचर कितना दे रखा है हमारे लिए 298, ठीक है, 298 दे रखा है, ये अरे इधर आएगा ना डेल्टा एन जी, तो यू बराबर तो माइनस में हो जाएगा, ये जो वैल्यू आती है लगभग -87 कुछ किलो जूल में आएगी, आप लोग करके देख लेना, शायद 87.02 कुछ आता है ना, किलो जूल पर मोल के आसपास आता है, ठीक है, देखना आप इसको, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है, जनरल भाषा में समझो, जो लैंग्वेज है वो तो ठीक है। जैसे आप लोग कभी शादी ब्याह होते हैं तो जो भट्टी नहीं होती कि भट्टी चलती रहती है, उसके पास आप खड़े होते हैं, ठीक है, तो खड़े होते हैं तो आप उसके नजदीक जाके खड़े हो जाते हैं, तो भट्टी से गरम गरम हीट आती है ना, अपन कहते हैं यार हीट आ रही है यहाँ से, तो दूर चलो, तो अपन क्यों दूर जाते हैं, इसका मतलब वो भट्टी से जो वहाँ जो जल रहा था, वो जो गैस जल रही थी, वहाँ से हीट आ रही थी, तो हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, गर्म हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे हम, अगर हम भट्टी के पास खड़े हैं तो हीट आ रही थी कि नहीं आ रही थी, कब आई थी वो हीट, जब हमारा टेम्परेचर तो कम था और उस भट्टी का टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, तो हमें पता है हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की हो, तो उस भट्टी से हमारे पास हीट आ रही थी, तो हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो बस वही तो क्या है, हीट कैपेसिटी है, कि किसी का ताप बढ़ाने के लिए उसको दी गई ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है, क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता कहलाती है। हमने ये लैंग्वेज लिखी है, इसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की क्या कहते हैं, ऊष्माधारिता कहते हैं, ठीक है। अगर ताप में वृद्धि होगी तो वो किसके समानुपाती होगी, ली गई ऊष्मा के, इसीलिए हमने क्या लिखा, क्यू समानुपाती डेल्टा टी। तो जब इसका समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, डेल्टा टी क्यों, मतलब पहले जो ताप था और बाद में जो ताप था, तो एवरेज ताप कैसे निकालेंगे, T2 - T1, इसीलिए क्या लिखा, डेल्टा टी। क्यू बराबर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट आता है C, और C क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता। C बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन डेल टी के। जब मैंने उसको हीट दी तो ताप में कितना परिवर्तन हुआ, ऊष्मा के साथ ताप में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, ऊष्माधारिता। ये तो डेफिनेशन है कि जब उसको ऊष्मा देगी तो ताप में क्या परिवर्तन होगा, ताप बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो वही तो क्या है, ऊष्माधारिता। अगर आंशिक परिवर्तन ये और ये सेम ही है, अगर ऊष्मा इस ताप में परिवर्तन हो रहा है तो पहले से उस सिस्टम की भी जहां हीट आ रही है थोड़ी बहुत तो हीट होगी उसकी भी खुद की, तो हीट में भी माइनर सा परिवर्तन होगा, तो क्या लगा देंगे, डेल का चिन्ह लगा देंगे दोनों साथ, इनमें भी आंशिक परिवर्तन हो रहा है और तापमान में भी क्या हो रहा है, आंशिक परिवर्तन है, ये सेम ही, ये माइनर डिफरेंस को शो करता है, ये जो डेल का चिन्ह होता है ना, ये डी टी अपन लिखते हैं, डी और एक डेल लिखते हैं, ये मेजर डिफरेंस को शो करता है, ठीक है दोनों सेम ही। सी यहाँ पर क्या है, ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पहले भी बात कर चुके हैं। अगर मैं ऊष्माधारिता की बात करूँ तो ऊष्माधारिता कैसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, मतलब कैसे मात्रात्मक गुणधर्म में पहले भी पढ़ चुके हैं कि पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करती है। अगर मैं लगा दूं किसी वर्ड के साथ मोलर लगा दूं या मैं विशिष्ट लगा दूं
स्पेसिफिक लगा दो तो वो कैसी हो जाती है, इंटेंसिव, क्योंकि वो उसको निश्चित कर देती है। हमने पहले भी पढ़ा था, किसी के साथ अगर किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ मात्रात्मक गुणधर्म के साथ यदि विशिष्ट या मोलर वर्ड जोड़ दिया जाता है तो वो कैसे हो जाती है, इंटेंसिव। इसी के आधार में ऊष्माधारिता को 3 भागों में बांटा है, एक तो ऊष्माधारिता, एक मूलर ऊष्माधारिता और एक विशिष्ट ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता का मतलब किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ऊष्माधारिता C बराबर dQ/dt। कैसी प्रॉपर्टी है ये, एक्सटेंसिव है, मात्रात्मक है, ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके, मात्रा पर डिपेंड करती है। किसी एक मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, मोलर ऊष्माधारिता। मतलब मैंने निश्चित कर दिया कि 1 मोल पदार्थ का ताप कितना बढ़ रहा है तो वो क्या कहलाएगी, मोलर ऊष्माधारिता या मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अगर आपसे कभी न्यूमेरिकल दिया गया तो कैसे करना है कि जितने मोल दिए हैं और 1 मोल का पूछ रहा है तो मोलों की संख्या क्या कर दो, भाग दे दो। ऊष्मा भी देगा, टेम्परेचर भी देगा और मोल देगा, तो 1 मोल का निकालने के लिए जो मोल दिए उनका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 1 मोल पदार्थ का ताप कितना बढ़ेगा, वो क्या कहलाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगी। एक होती है विशिष्ट हीट कैपेसिटी, 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। विशिष्ट जहां लग गया वो कैसी प्रॉपर्टी हो जाती है, इंटेंसिव, गैन गुणधर्म या मात्रा स्वतंत्र या कैसी, विशिष्ट। जितने ग्राम दिए उनका क्या कर दो, भाग दे दो इस ऊष्मा में। टेम्परेचर तो नीचे आती है, dQ/dt तो ऊष्मा होती है, ग्राम का भाग दे दो तो 1 ग्राम के लिए वो क्या हो जाएगी, विशिष्ट ऊष्माधारिता ज्ञात हो जाएगी। जो न्यूमेरिकल जहां आते हैं तो आप कुछ नहीं करना, मोल देगा उन मोलों का भाग दे दो, ऊष्माधारिता ये सेम, केवल मोल देगा तो मोलों का भाग दे दो तो मोलर ऊष्माधारिता आ जाएगी। ग्राम दे रखें तो ग्राम का भाग दे दो, dQ/dt को dt से मल्टीप्लाई कर दो ग्राम को तो 1 ग्राम के लिए आ जाएगा। जिनके साथ ही विशिष्ट वर्ड लग जाता है वो क्या हो जाते हैं, इस इंटेंसिव या मोलर लग जाता है तो वो क्या हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। मोलर ऊष्माधारिता कुछ भी नहीं है, 1 मोल पदार्थ का ताप, विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 ग्राम पदार्थ का ताप बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा। तो ये तीनों में आप कंपेरिजन हो गया। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है आप देख लें, इसको लिख भी लें नोट्स में भी, ठीक है। चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं स्पेशल टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी। 2 प्रकार से हो सकती है ये। एक तो स्थिर आयतन पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऊष्माधारिता क्या होती है जिसको CV से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होती है स्थिर ताप पे जिसको हम CP से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है, देखो ये कह रहा है कि जो स्थिर आयतन पर जो ऊष्माधारिता होती है वो आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन के क्या होती है, बराबर होती है। देखो कैसे होती है। प्रथम नियम से हम लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट लॉ, ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ से हम लिख सकते हैं क्या, dQ बराबर क्या लिख सकते हैं, U प्लस P डेल V लिख सकते हैं। इसमें तो कोई डर वाली बात है नहीं। अरे U डेल U प्लस W होता है तो W माइनस किया गया कार माइनस में तो वो अब माइनस P डेल V तो प्लस हो जाएगा तो U प्लस P डेल V लिख सकते हैं। मुझे पता है, अभी भी पढ़ा था मैंने, ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है, dQ/dt। अरे ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था, ये यही पढ़ा था। dQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से CdT लिख सकता हूं। तो C को तो मैं इधर ले लूं, dQ को इधर ले लूंगा तो ये CdT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा CdT। अब मैंने क्या किया, CdT में यहां लिख दिया तो ये क्या, du प्लस P डेल V, और ये CdT था कि नहीं था, CdT इधर आया, मैं dt को क्या ले आया, या नीचे ले आया, नीचे ले आया। मुझे पता है स्थिर आयतन, इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो कैसा है, कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम क्या है, 0 स्थिरांक है। तो डेल V बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो C बराबर क्या आ जाएगा, du/dt आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यही क्या कहलाती है कि स्थिर आयतन पे जो ऊष्माधारिता है वो किसके बराबर होती है, आंतरिक ऊर्जा की। और du क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा। स्थिर आयतन पर इसको कैसे लिख सकते हैं, V, इसी को क्या बोला जाता है, CB। एक तो नॉर्मली लिख सकते हैं ऊष्माधारिता क्या होती है, dQ/dt, किस पे, स्थिर आयतन पे, तो क्या लिख सकते हैं V। du/dt कैसे आया आप इससे इसको बता सकते हैं। तो ये CV के 2 फॉर्मूले आ गए। इसी को CB बोला जाता है कि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है स्थिर आयतन पे वो क्या कहलाता है, CV क्या कहलाता है, ऊष्माधारिता फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी प्रकार इसको देख लो, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता क्या होती है, फॉर्मूला याद रखना, CB बराबर du/dt कांस्टेंट V। और ये वही, ये अगर ये CB है तो यहाँ क्या लग जाएगा V, मतलब ऊष्माधारिता बराबर dQ/dt होता है। तो स्थिर आयतन पे तो केवल लगा, तो जनरल फॉर्मूला है। जैसे मैं लिखता कि ये किसके बराबर, ये क्या कह रहा है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता होती है वो एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। कैसे होते हैं, अगर आप एक जनरल फॉर्मूला लिखते तो CP बराबर क्या लिखते, मुझे पता है ऊष्माधारिता बराबर क्या होती है, dQ/dt एट कांस्टेंट P, ये लिख देते तो जनरल फॉर्मूला है। लेकिन ये कैसे हुआ, वही अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। देखिए
फर्स्ट लॉ बराबर क्या होता है, डी क्यू और क्या, डी यू प्लस पी डेल वी, यही होता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, वही जानता हूं मैं। सी बराबर क्या, डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, सी बराबर डी यू प्लस पी डेल वी तो है ही, और इसी डी टी आ जाता तो डी टी को मैंने कहाँ पहुंचा दिया, नीचे पहुंचा दिया। ठीक है, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर सकते हैं, अवकलित कर दें टी के सापेक्ष, और अगर टी के सापेक्ष अवकलित करेंगे इसको तो क्या आएगा, कर सकते हैं क्या आप खुद ही, देखो यहां लिख सकते हैं आप, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2। इसको लिखो इक्वेशन 2 को कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है ना स्थिर दाब पे, कांस्टेंट प्रेशर पे टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलित करने पर, किसको, इक्वेशन 2 को क्या लिखोगे, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब सीपी प्रेशर पे, जिसका करते हैं जिसके सापेक्ष, उसको जिसके सापेक्ष करते हैं उसको क्या करते हैं नीचे, किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, प्लस इस वाले का भी कर दो, पी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले तो डिफरेंशिएशन से अवकलन से कहा जाती है बाहर, क्या कर देंगे डीबी और क्या डीटी, जिसका कर रहे हैं ताप के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको नीचे, ऐड कांस्टेंट टू क्या पी, कर सकते हैं। आपको एक चीज और पता है, यहां लिख दूं मैं, एंथैल्पी क्या होती है, H बराबर, अब ये भी पढ़ा था, पी डेल बी, होती कि नहीं होती, इसको डाल दो, इसको तो डाल दो इक्वेशन नंबर 3 और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 4, ये होती है डेल्टा H बराबर यू प्लस पी डेल बी। इस जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको कांस्टेंट प्रेशर पे वही टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलित कर दो, क्या आ जाएगा, अवकलित करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, यही आ जाएगा। U टी के सापेक्ष, टी एट कांस्टेंट P, जिसके सापेक्ष से टेम्परेचर के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए टी नीचे और P कांस्टेंट, प्लस P कांस्टेंट है, V का कर सकते हैं T के सापेक्ष एट कांस्टेंट P, इसको डाल दो अब इक्वेशन नंबर 5। इसको मिटा सकता हूं क्या मैं इधर से, आप मैं तो इसको मिटा दो ऊपर वाले को, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें पहले, देखिए अब आप ऐसा करें, इक्वेशन नंबर 5 और इसको इक्वेशन नंबर 3 को बराबर करें, तो देखो इक्वेशन नंबर 3 और 5 को बराबर करोगे तो ये वाली राशि और ये वाली राशि सेम है, ये वाली राशि और ये वाली राशि भी क्या है, सेम है। क्या आ जाएगा, सीपी बराबर डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट क्या पी, यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही तो बचा, ये तो आपस में कट गया। तो इसका मतलब जो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है वो किसके बराबर आ रही है, एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर। एक फॉर्मूला ये जनरल होता ही है कि परिवर्तन हो रहा है ऊष्माधारिता तो ये होती है एट कांस्टेंट पी। ठीक है, इसी को आप दिमाग में रख सकते हैं। ये सीपी बराबर एंथैल्पी में परिवर्तन के लिए और सीवी बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आता है। स्थिर आयतन पर स्थिर दाब पर जो ऊष्माधारिता होती है वो एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर। ये तो जनरल फॉर्मूला है कि ये ऊष्मा बटे टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर है तो प्रेशर लगा दिया, ऊष्मा बटे टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लगा दिया। ये कैसे आया हम लोग इससे बता सकते हैं, ये कैसा है हम लोग इससे बता सकते हैं कि डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट टू पी। इसका मतलब टेम्परेचर के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन स्थिर दाब पर किसके बराबर होता है, सीपी के बराबर होता है। ठीक, लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता सीबी और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता सीपी में रिलेशन देख लेते हैं क्या होते हैं। एक दो रिलेशन होते हैं, दो तीन, वो कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि जो सीपी का मान होता है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, उसका मान हमेशा सीबी की तुलना में ज्यादा होता है। ऐसा क्यों, सीपी इज ग्रेटर देन सीबी, तो हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है कि कौन सी ऊष्मा ज्यादा अवशोषित होगी। सीबी क्या होता है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, तो अगर स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है तो ऊष्मा है, एक्चुअल में ऊष्माधारिता तो है ही, ऊष्मा ही तो अवशोषित कर रहा है सिस्टम। तो अगर स्थिर आयतन पे तो जो ऊष्मा एब्जॉर्ब होगी कि वो केवल किसमें काम आएगी, वो केवल आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की तो काम आएगी, क्योंकि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, डेल यू बराबर डेल क्यू बराबर यू प्लस डब्ल्यू
तो W क्या होता है, 0 होता है स्थिर आयतन पर, W बराबर P डेल V, और डेल V का मतलब आयतन, और अगर स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है तो वो क्या हो जाएगी 0, तो कार्य क्या हो जाएगा 0। तो जितनी भी उसमें एब्जॉर्ब करेगा वो केवल किसमें वृद्धि करेगी, आंतरिक ऊर्जा में। लेकिन अगर स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता ले तो वहां कार्य 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ कार्य भी होगा, क्योंकि आयतन तो है नहीं, यहाँ पे दाब है, और दाब आता नहीं है कभी भी उसके फॉर्मूले में, वर्ग के फॉर्मूले में, कार्य के फॉर्मूले में। Q बराबर U प्लस W, तो इसका मतलब जो ऊर्जा अवशोषित होगी, जो ऊष्मा अवशोषित होगी वो आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि करेगी और किसमें भी काम आएगी, कार्य में भी। तो कौन सी ऊष्मा ज्यादा अवशोषित होगी, स्थिर आयतन पे या स्थिर दाब पे, स्थिर दाब पे। ये हमने लिखा हुआ है कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता केवल तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के काम आती है, क्योंकि कार्य तो क्या होता है 0 स्थिर आयतन पे, जबकि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ कुछ कार्य में भी क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। मींस कौन सी ऊष्मा ज्यादा अवशोषित होगी, Cp, इसीलिए Cp ग्रेटर देन Cv। ठीक है, इनमें और एक क्या रिलेशन होता है, देखो मुझे पता है कि एक मोल आदर्श गैस के लिए मैं Cp बराबर लिख सकता हूं, अभी भी पढ़ा है। Cp बराबर क्या होता है, डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, एक मोल के लिए प्रेशर को लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसी Cv बराबर क्या होता है, किसके बराबर होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बटे dt। पढ़ चुके हम रिलेशन, अभी भी पढ़ा हुआ है। मैं लिख सकता हूं Cp माइनस Cv, क्या लिख सकता हूं, डेल H अपॉन डेल T माइनस डेल U अपॉन डेल T, क्योंकि Cp बराबर डेल H अपॉन डेल T होता है और Cv बराबर डेल U अपॉन डेल T फॉर 1 मोल आदर्श गैस के लिए। ठीक है, लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको मैं डाल दूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ है क्या, एंथैल्पी बराबर क्या होता है, एंथैल्पी बराबर क्या होता है U प्लस P डेल PV, पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ा था। एंथैल्पी किसके बराबर होती है, आंतरिक ऊर्जा और कार्य के बराबर होती है। ठीक है, अभी पढ़ा हुआ मैंने U प्लस PV। चूंकि मैं जानता हूं PV बराबर nRT होता है कि नहीं होता, PV बराबर nRT, n को लिख रहा मैं मानू 1 मोल के लिए है ये इक्वेशन, 1 मोल के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा, एक तो PV बराबर RT, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, H बराबर U प्लस क्या RT लिख सकता हूं। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या कर रहा हूं, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलित कर रहा हूं। ठीक है, टेम्परेचर, इक्वेशन 2 को टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलित करने पर जिसका करते हैं उसको तो ऊपर लिखते हैं, H का कर रहे हैं किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, उसको क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, डेल H अपॉन डेल T बराबर किसका कर रहे हैं, U का, टेम्परेचर के सापेक्ष जिसके सापेक्ष करते हैं उसको कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, प्लस R तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, इसका तो होगा नहीं, कांस्टेंट राशि कभी डिफरेंशिएशन में काम नहीं आती। T लिख रहा है तो क्या डेल T, और नीचे भी क्या आ जाएगा, डेल T आ जाएगा, तो ये तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अरे डेल x अपॉन डेल एक्स इजिकल टू उसका डिफरेंशिएशन अपकरण कितना होता है, 1 होता है। जिसका कर रहा है उसका ऊपर, जिसके सापेक्ष करंट टेम्परेचर सापेक्ष, तो डेल टी du अपॉन dt, और ये भी क्या r कांस्टेंट है तो बाहर dt अपॉन dt का कितना होता है 1। मैं r को तो इस तरफ रख लूं और u और डेल u अपॉन डेल टी को उधर पहुंचा दूं तो क्या आ जाएगा, डेल h अपॉन डेल टी माइनस डेल u अपॉन क्या डेल टी, यही तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और मुझे पता है डेल एच अपॉन डेल टी क्या होता है Cp, और डेल यू अपॉन डेल टी क्या होता है Cb, तो ये तो क्या आ जाएगा Cp और ये क्या आ जाएगा Cb, ये क्या आ जाएगा Cb, बीच में कैसा चिन्ह है माइनस का, तो क्या आ जाएगा, यहां लिख दो Cp माइनस Cb इजिकल टू क्या आ जाएगा R। ये मेरी क्वेश्चन नंबर आ गई 3rd। इसी को क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cb, इसी को बोला जाता है मेयर इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको मेयर रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, मेयर नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको मेयर रिलेशन भी बोला जाता है। Cp माइनस Cb बराबर R यहाँ गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, आप बता सकते हैं कैसे आया गैस कांस्टेंट। ठीक है, एक रिलेशन और होता है जो Cp और Cb का जो रेशो होता है वो एक कांस्टेंट होता है गामा, उसके क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, गामा के बराबर। गामा की वैल्यू अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होती है, मोनो एटॉमिक, ठीक है, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसों के लिए अलग अलग होती है गामा की वैल्यू। मोनो एटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.6 के आसपास, डाई एटॉमिक के लिए होती है 1.4 के आसपास,
और ट्राइएटॉमिक के लिए होती है 1.3 के आसपास। मोनो एटॉमिक का मतलब जैसे हीलियम, नियॉन, मोनो एटॉमिक मतलब जिनमें एक ही एटम है। डायटोमिक का मतलब जैसे N2O2, ठीक है, और ट्राइएटॉमिक का मतलब जैसे CO2 वगैरह, ठीक है। ट्राइएटॉमिक का मतलब 3 एटम है, इनके लिए गामा का मान अलग अलग होता है। गामा का जो रेशो होता है वो किसके बराबर होता है, CP/CB, CP - CB बराबर R। तो एक तो ये रिलेशन हुआ कि CP की वैल्यू हमेशा CB से ज्यादा होगी। क्या होगी हम इस डेफिनेशन से बता सकते हैं। CP - CB बराबर R कैसे आया, और CP/CB का जो रेशो होता है उसके बराबर होता है गामा के बराबर, और गामा एक कांस्टेंट होता है जिसका मान जो मॉलिक्यूल जो होता है, जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं उनपे एटमों की संख्या पे क्या करता है, डिपेंड करता है। मोनोएटॉमिक के लिए इतनी आती है, डायटोमिक के लिए इतनी, और ट्राइएटॉमिक के लिए इतनी। जैसे एग्जांपल भी हम लोगों ने लिख ली है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने एक तो क्या पढ़ा, हीट कैपेसिटी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, बाष्पीकरण की एंथैल्पी क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, गलन की ऊष्मा क्या है, गलन की एंथैल्पी क्या है। उसके बाद हमने हीट कैपेसिटी पढ़ी, जिसमें स्थिर आयतन पर हीट कैपेसिटी क्या होती है, CB बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर बटे टेम्परेचर du/dt। हम यहाँ से बता सकते हैं, हमने पहले भी रिलेशन निकाल लिया कैसे आया। और स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता क्या कहलाती है, CP, जो किसके बराबर होती है, एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर, ΔH के बराबर होती है। CP और CP में क्या रिलेशन होता है वो हम लोगों ने यहाँ डिसाइड कर लिया। बुक्सों में जो भी दे रखा हो, कितना भी बड़ा लंबा चौड़ा, आपको ये याद रखना है, वेरी सिंपल शॉर्ट, और नंबर उतने ही मिलने हैं, क्योंकि जो चीज है वो है। जरूरी नहीं कि बुक्सों का ही पढ़े, रटा रटा इतना लंबा, हमको चीज समझा नहीं सामने वाले एग्जामिनर को, ये ऐसे होती है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और पिछले लेक्चर को भी देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।